हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यसभा, जो सेंटर में हमारी दो होती है, एक राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो लोकसभा में एक बार लोकसभा बोलने से पहले मैं पिछली एक बार आपको डिस्कशन कर दूँ। एक बार जो हमने पढ़ा था राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियो को एक बार देखिए, फिर इस पर इन वीडियो को एक बार देखिए आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए। अगर संसद आता है या संघ आता है या केंद्र आता है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक राष्ट्रपति जी और लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, हम राष्ट्रपति जी पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया आपको ने, ठीक है। और राज्यसभा आपने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। आज हम पढ़ते हैं लोकसभा। तो जब भी नाम आए संसद, यानी आपका नाम संसद आ गया, ठीक है, संसद। और आपको तो मैं बता ही चुका हूँ, जो संसद का जो वो होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत में आता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जी और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति जी का पद अनुच्छेद 52 के तहत होता है, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए राष्ट्रपति जी को अगर आपको याद करना है तो 52 हो गया अनुच्छेद, ठीक है। राष्ट्रपति जी का पद अनुच्छेद 52 के तहत होता है। हाँ, और संसद और लोकसभा और राज्यसभा कैसे आपको याद करना है मैं ये बता रहा हूँ। तो पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, यानी 79, 80, 81। इसके बाद देखिए, हम राष्ट्रपति जी पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ लिया, सॉरी राज्यसभा पढ़ लिया। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा को हम बेसिकली क्या क्या बोलते हैं। देखो, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ये आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा हमारी स्थायी सदन होता है और ये हमारा अस्थायी सदन होता है, ठीक है। लोकसभा हमारा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा जो लोकसभा होती है, बताया था मैंने आपको, ये हमारा जनता का सदन भी होता है, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन बोल दीजिए आप, या जनता का सदन बोल दीजिए। यानी जनता का सदन, यानी ये जो होता है हमारा जनता के द्वारा जो मेंबर चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन होता है और जनता का सदन होता है। और यह हमारे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। एक बार मैं बता दूँ आपको, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है ना। आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में बहुमत दल का नेता ही कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनती हैं, ठीक है ना। अब एक बार हम ये बात करते हैं लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, ठीक है। तो सबसे अधिकतम सीटें जो होती हैं लोकसभा में, देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 रखी हुई हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें तो कुछ संशोधन भी किए गए थे, ऐसी बात नहीं है, इधर कुछ संशोधन भी थी, वो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो अधिकतम जो सीटें हैं लोकसभा में 552 हैं। 552 में से 550 राज्य और केंद्र शासित देश से हैं और 2 सीट हमारी एंग्लो इंडियन से हैं। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, जो विशेष जो अलग लोग होते हैं, जो आंग्ल भारतीय वगैरह, एंग्लो इंडियन, उनके लिए 2 सीटें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से एक बार जी देखिए, अधिकतम सीटें हमारी 252 हो गई, जिसमें 550 तो हमारी राज्य से और केंद्र शासित देश से हैं और बाकी जो सीटें बची 2 सीटें वो एंग्लो इंडियन से हैं। और एंग्लो इंडियन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, हमारे अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। अब देखो जी, 550 सीटें हैं आपकी। जो 550 सीटें हैं जिसमें से 530 तो राज्यों से आती हैं, 530 जो सीटें हैं वो राज्यों से आती हैं और 20 जो सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश
होती हैं, ठीक है, जो राज्य होती हैं। तो देखिए 530 सीटें तो मेरी यहाँ से फिक्स हो गई, और जो 20 मेरी केंद्र शासित देश से आती हैं। बट जब चुनाव होता है तो पूरी सीटें यानी पूरी 20 के 20 सीटें नहीं आ पाती हैं। इसका एक कारण है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 530 में तो जो राज्यों से तो 530 सीटें पूरी आती हैं, इसमें नो डाउट ये सीटें पूरी आती हैं, 530 सीटें पूरी आती हैं लोकसभा के चुनाव में। अब जो 20 सीटें केंद्र शासित देश से थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश से थी या संघ शासित देश से थी, तो उसमें 13 ही लोग चुन के 13 ही आ पाते हैं, ठीक है, यानी जनसंख्या का कम होने के कारण जो भी हुआ आपका। तो आप इन्हें सबको ऐड करिए तो 530 और 13 543 में 2 हमारी एंग्लो इंडियन की और जोड़ दीजिए आप, तो आपकी 550 होगी, सॉरी 545 सीटें होंगी, ठीक है। तो आपको पता ही होगा राज्यसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं। ये आपका पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। राज्यसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। तो 550 में 552 सीटें हैं वर्तमान अधिकतम, बट उसमें नहीं इतने नहीं आ पाते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो 530 में से 543 राज्य और केंद्र शासित देश से हैं और 2 हमारी एंग्लो इंडियन होंगी। अगर 543 में बात की जाए तो 530 राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित देश से हैं और 2 एंग्लो इंडियन से, टोटल मिला के 545 सीटें राज्यसभा में वर्तमान में, सॉरी लोकसभा में वर्तमान में हैं। यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं अब जो सदस्य होते हैं, सदस्य का चयन कैसा होता है लोकसभा में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पहले आप यहाँ ये देखिए सदस्य का चयन कैसे होता है लोकसभा में। इसकी जो पद्धति होती है, यानी लोकसभा चुनाव की पद्धति बताया था मैंने, ये प्रत्यक्ष रूप से होती है। यानी प्रत्यक्ष मतलब ये वर्ड कितनी बार ना आ चुका, मैं बोल चुका हूँ, कितनी बार भी आ चुका है ये, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से इसकी पद्धति होती है, यानी जनता के द्वारा ये चुनाव होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से ये जो चुनाव करते हैं, जो लोकसभा में जो वोट करते हैं, उनकी जो एज होनी चाहिए 18 ईयर होनी चाहिए, 18 साल के लोग होने चाहिए। तो उनको पहले 21 साल थी तो कम करके जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो इनकी उम्र है 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। जो भारत का निवासी है वह 18 साल का है तो वो वोट कर सकता है, चाहे वो आपका विधानसभा का सही, चाहे आपका लोकसभा से सही, ठीक है ना। आपके यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया ये, ठीक है। हाँ, और सबसे जो अब नेक्स्ट जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये पॉइंट बहुत देखने को मिलता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है वो भारत के नागरिक हों, ये सब चीज़ तो सब में सेम चलनी है। सबसे पहले ये वो भारत के नागरिक हों। दूसरा पॉइंट है 25 वर्ष पूरे कर चुका हो। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि संसद नाम आ जाए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जी की उम्र 35 साल होती है और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी 30 वर्ष होती है और लोकसभा में 25 वर्ष होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति जी की 35 वर्ष। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और योग्यता में क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो। जो सदस्य के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं वो किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो, यानी कोई मतलब कोई बीमार वगैरह पागल वगैरह जैसे ना होनी चाहिए, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। और तो ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं है कि उन्होंने ये कर रखा हो मंत्री, और जो कुछ इनकी ज़्यादा बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि इन्होंने ये डिग्री कर रखी है, वो डिग्री फेरी तो इनकी कोई डजेंट मैटर, बट जो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी। और
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनका जो लोकसभा में आपको पता है, जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी जो कार्य अवधि यानी 6 वर्ष की होती है, बताया था मैंने आपको। बट लोकसभा में इनकी जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, या आपके कोई सांसद जो भी हो, 5 साल का 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है ना। तो और सबसे अहम बात यहाँ से हमको देखने को मिलती है कि जब भी भारत में आप मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात की कंडीशन है, यानी भारत में इमरजेंसी लगी हुई है, तो उस समय जो लोकसभा की जो पार्टियां होती हैं उनकी कुछ समय सीमा बढ़ जाती है, 5 साल से अधिक हो जाती है, उसकी भी कंडीशन है। मैं उनको आपको भी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि मैंने तो वो नोट करके डाल दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये देखिए यदि आपातकाल लगा हुआ हो तो 1 वर्ष के लिए जो सरकार है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। जो 5 साल थी तो उनकी 1 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर फिर दोबारा लग गया लॉकडाउन, ठीक है, अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो फिर उनकी बढ़ा दिया कि दोबारा फिर लगता है, तो ऐसी उनकी जब तक इमरजेंसी लगेगी, जब तक उनकी जो कार्य अवधि बढ़ाती जाएगी, जो लोकसभा में जो मेंबर हैं उनकी पार्टी की अवधि बढ़ाती जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी आप पढ़ती रहिए। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था, देखो मैं जब आपको अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाए थे यानी संविधान संशोधन पढ़ाए थे, उसमें भी बताया था। नेक्स्ट अब आपको आज फिर बता रहा हूँ, मैंने जब कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जब लोकसभा की, जब आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय संशोधन किया गया था। जो लोकसभा की जो अब जो कार्य अवधि जो वर्तमान में 5 साल है, उन्होंने 6 वर्ष कर दी थी, ठीक है ना। तो फिर 44वें संविधान संशोधन में जब मोरारजी देसाई की सब सरकार बनी थी, उन्होंने पुनः जो लोकसभा में 5 वर्ष कर दी थी लोकसभा की अवधि, ठीक है। 6 साल की जगह उन्होंने फिर 5 साल कर दी थी, ठीक है ना। यहाँ से आपके दोनों पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं जो हमारे अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, इनके लिए क्या क्या, इनको विशेष क्या क्या प्रावधान दिए जाते हैं, हम ये देखते हैं। जो हमारे मान लीजिए कोई अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारे ये अध्यक्ष जी हो गए और ये उपाध्यक्ष जी हो गई, ठीक है ना। तो जो लोकसभा में जो लोकसभा सदस्यों द्वारा यानी अनुच्छेद 93 से 97 में इनकी अध्यक्षता में इनका चयन होता है। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, अनुच्छेद 93 से 97 के तहत इन लोगों के जो अध्यक्ष, इनकी उसका चयन होता है लोकसभा में सदस्यों का, ठीक है ना। यहाँ से आपके ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए रात बहुत हो चुकी है, मैं वीडियो तो इसलिए आप गर्मी पर मत जाइए, फैन बंद है तो इसलिए दिक्कत होती रहती, थोड़ी बहुत तो देखना पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस मेहनत में गर्मी को मत देखिए। बस मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पढ़ते रहिए। दिन हो या रात हो, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो हाँ, जो एक पॉइंट और है, आपको यहाँ से ये देखिए, जो आपका जो शक्ति उतारों में शक्ति जो धन विधेयक लाया जाता है, जो धन विधेयक जब लोकसभा में जब धन विधेयक लेके आया जाता है, तो आप यहाँ से एक बार ये पॉइंट देखिए बेटा। हाँ, कुछ लोकसभा के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ आपको। यानी धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, ये बात आपका पॉइंट यहाँ से क्लियर
होना चाहिए, ठीक है ना। और 108 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता से जो हमारे जो होते चुनाव वो निर्णायक मत के लिए बताए जाते हैं। यहाँ से आपके ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो अध्यक्ष हो गए आपके और ये उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है ना। अगर अब बात आती है जो अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष जी हैं, जो किन किन को अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं, तो ये मान लीजिए एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, यानी 22 वर्ष, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, यानी एक दूसरे को ये सौंपते हैं अपना त्यागपत्र को, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, और देखिए अगर हमको लोकसभा में से किसी सदस्य को हटाना है तो अब क्या उसकी क्या नीति होती है। लोकसभा में किसी सदस्य को आपको हटाना हो तो लोकसभा के सभी सदस्य को उसके खिलाफ एक प्रस्ताव भेजते हैं। अगर वो पास होता है तो उनको वहाँ से हटाया जाता है और सबसे पहले उनके खिलाफ लोकसभा में ही चर्चा की जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो हमारे लोगों को ठीक ठाक था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे अहम बात है जिसके लिए हमारे देश में आपको सुना भी होगा कि कुछ चीज़ें कभी कभी इसी बात को लेकर के लोग आपस में डिस्प्यूट वगैरह करते रहते हैं, दंगे से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। एक नाम आता है आरक्षण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो कुछ जो मतलब SC ST वाले जो लोग हैं उनको कुछ विशेष आरक्षण दिए गए हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में, तो उन्हें हम विधानसभा सब में हम उन्हें अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए लोकसभा में हमारी कितनी सीटें होती हैं, 545, अधिकतम 552 है और वैसे देखा जाए तो 545 सीटें हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को यानी 84 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है ना। यानी 84 जो सीट हैं वो रिजर्व हैं SC कैंडिडेट के लिए, उन्हें कोई नहीं ले सकता। और ST के लिए लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ से आपके ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं। अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST के लिए 3 सीटें हमारी रिजर्व हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है पेपर में, ठीक है ना। हाँ, अब हम और कुछ चीज़ें हैं उन्हें हम देखते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से अब देखिए जो लोकसभा में जो विशेष कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको आपको उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए लोकसभा में जो विशेष कुछ चीज प्रावधान दिए जाते हैं, यानी जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद से तात्पर्य है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी। मंत्री परिषद क्यों बनता है उसमें लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जो जनता के द्वारा चुन के जनता के द्वारा उसका वोट होता है, तो वो हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, मंत्री परिषद, कहाँ का, लोकसभा का। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लोकसभा में जो दो हमारी विभिन्न प्रकार की पार्टियां होती हैं, आपने देखा भी होगा, जो यानी जो बहुमत दल का नेता, यानी बहुमत पार्टी, जो पार्टी यानी 50-50 से ज़्यादा जीती हो, 50 से ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा हो, उसका ही नेता की सरकार बने, यानी बहुमत दल का नेता ही उस सरकार का मुखिया होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एक पॉइंट ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आगे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, यानी इसका मतलब ये था कि जो पार्टी है, जो पार्टी सरकार में जीती है, यानी बहुमत दल का ही नेता को मुखिया बनाती है सरकार, ठीक है ना। यानी आप मान लो 2 पार्टियां हैं आपकी, एक मान लो आपकी 100 सीटें हैं, एक सीट और एक के 50 यानी एक के 49 सीट आई हैं, एक के 51 सीट आई हैं, जिसकी यानी बहुमत सीटें हैं,
जिसका दल बहुमत है, जिसकी सीटें अधिक हैं, उसी को सरकार का मुखिया बनाया जाता है। यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए अनुच्छेद, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत यानी जो हमारे धन विधेयक एक बिल होता है, ठीक है, ये हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है सबसे पहले हमारा ये लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। जो धन विधेयक बिल होता है लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा को 14 दिन का समय देते हैं। अगर 14 दिन के अंदर जो राज्यसभा से पास कर देती है तो ठीक है। अगर 14 दिन तक वो पास नहीं करती है, 14 दिन का 15 दिन बाद वो बिल स्वतः ही पारित हो जाता है, ये ठीक है ना। ये आपका यहाँ से पॉइंट क्लियर होनी चाहिए दोनों। यानी पहले धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश करने के बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे पारित कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ से, ठीक है ना। चलिए हम और नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए एक सबसे मेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने देखा होगा लोकसभा में राज्यसभा में देखने को मिलती है। देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। जब लोकसभा में राज्यसभा में के जो मेंबर होते हैं, आप जानते हो, देखिए लोकसभा में 545 सीट होती हैं और राज्यसभा में 245। तो अगर इन दोनों में आपस में अगर हुटिंग वगैरह हो तो कौन जीतेगा ये बताओ आप। भाई जिसका ज़्यादा बहुमत होगा वही ज़्यादा आगे जाएगा। और कहाँ 545 और कहाँ 245। तो जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन में तो लोकसभा या राज्यसभा में जब वोटिंग होती है, वोटिंग यानी कमेंट पास करना जब होता है तो हमेशा राज्यसभा ही जीतती है, राज्यसभा को ही बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, सॉरी उसकी लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा के मेंबर कम होते हैं, तो इसीलिए राज्यसभा को ही दिया जाता है सबसे पहले, ठीक है। अगर देखिए बात की जाती है, अगर राज्यसभा में किसी मंत्री के खिलाफ आपको अविश्वास पत्र जारी करना हो, ठीक है ना, क्या करना हो, किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास पत्र जारी करना हो तो सबसे पहले आपको लोकसभा में ही वो पेश करना होगा। ये नहीं कि आप उसे राज्यसभा में भेज दीजिएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लोकसभा में ही उसे पेश करना होगा। हाँ, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपका ये, अगर कोई सांसद जी हैं हमारे, यानी कोई एमपी सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमपी है हमारे, अगर वो 60 दिन तक बिना बताए लोकसभा में नहीं पहुंचते हैं तो उनको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 60 दिन तक सांसद बिना बताए लोकसभा में नहीं आएंगे तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट हो रहा है, लोकसभा में किसी पार्टी, अगर मान लो पार्टियाँ तो बहुत पार्टियाँ होती हैं, आप जानते हो जब चुनाव होते हैं तो कई पार्टियाँ होती हैं आपकी, विभिन्न प्रकार की पार्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा में जो पार्टी है उस पार्टी की टोटल सीट का 1/6 इतने मेंबर उसके आते हैं, इतनी सीटें उसकी आती हैं, तो यानी टोटल सीट की 1/6 यानी टोटल सीट में 6 से भाग दे दीजिए आप, इतनी सीटें आती हैं तो उस पार्टी की जमानत राशि वापस की जाएगी। अगर इतनी सीट नहीं आती हैं तो उस पार्टी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। जमानत राशि से तात्पर्य ये है, जब चुनाव होते हैं तो कुछ सिक्योरिटी बेस पर पैसा उनसे लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी 1/6 यानी 100, मान लीजिए आपकी 100 सीटें हैं, 100 सीट में से आप 6 से भाग दे दी, जो भी सीट आए, इतनी सीट अगर आपकी आती हैं तो आपकी जमानत राशि आपको वापस की जाएगी। अगर उससे कम आती हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यहाँ से आपके ये पॉइंट के लिए एकदम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से कोई बात कैसा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोरम व्यवस्था। देखिए कोरम व्यवस्था को मैं आपको संविधान संशोधन में भी पढ़ा चुका हूँ और आपको दोबारा भी बताऊँगा, ठीक है ना।
कोरम व्यवस्था से तात्पर्य यह है, देखिए जब कोरम को एक बार हटा भी दिया गया था, फिर से दोबारा इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया था, फिर मोरारजी देसाई जी ने दोबारा से लगा दिया गया था, वो वर्तमान में भी है ये, ठीक है। तो देखिए कोरम से तात्पर्य यह है कि कोरम जो वर्ड है इंग्लिश का है, हिंदी में से गढ़पूर्ति बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इससे मतलब ये है कि आपकी अगर लोकसभा मान लीजिए आप या राज्यसभा मान लीजिए, ठीक है ना, अगर जो आपकी पार्टी के जो लोग हैं, जो जितने मेंबर हैं, यानी 1/10 सदस्य आते हैं तो आपकी सदस्यता मानी जाएगी, और नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। दोबारा फिर सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, 1/10 सदस्य अगर आपके पार्टी में आते हैं तो आपकी सदस्यता मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देखिए, ये मान लो आपकी 545 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं आपकी? 545, यानी 545 सीटें हैं आपकी। और मैंने बताया आपको 1/10, यानी इसमें बटे 1/10 से भाग दे दो। जब आप यहाँ से भाग दोगे तो समथिंग कुछ इतना आएगा, 54.5 आ जाएगा, यानी 55 मान लो आप यहाँ से पूरी, यानी 55 सीटें आपकी आती हैं, यानी 55 मेंबर आपके लोकसभा की बैठक में आते हैं तो आपकी सदस्यता मानी जाएगी, और नहीं आते तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। आपका पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका होगा लोकसभा के लिए। अगर राज्यसभा पे आ जाओ तो 245 हैं आपकी, कितनी है? 245 बटे 1/10 से यहाँ भाग दे दीजिए आप यहाँ से, तो आपका यहाँ से भी 24.5, यानी 25 मान लो आप यहाँ से 25। अगर आपके यानी इतने आना कन्फर्म है ये कोरम का मतलब यही हो गया, 1/10, यानी टोटल सीट का 1/10 कर दो आप। इतने सदस्य अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो बैठक में, तो आपकी बैठक मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी बैठक को रिक्त माना जाएगा। ये डेफिनेटली बात है, पक्की है। तो देखिए हमने पढ़ा इसमें लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी सबसे पहले पॉइंट तो यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर की जो एज होनी चाहिए 25+ होनी चाहिए, यानी 25 की कर चुके हैं वो। राज्यसभा की 30 वर्ष, राष्ट्रपति जी की 35 वर्ष। यहाँ से 3 पॉइंट क्वेश्चन आपके यहाँ से ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, क्वोरम व्यवस्था यहाँ से पूर्णतः रखी गई है, ठीक है ना। राज्यसभा लोकसभा हमारी ये दोनों क्लियर हो चुकी हैं। अब इससे वीडियो से जो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मुझे आज थोड़ा वीडियो लेट होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज बारिश वगैरह का मौसम था। तो आप पढ़ती रहिए और देश के लिए कुछ करिए, अपने लिए मेहनत करते रहिए। देखिए बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मेहनत तो आपको करनी है। मैं तो इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आपको सिर्फ एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ाता जा रहा हूँ। मैं चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको, हाँ क्वेश्चन में आपको टेस्ट में आपको बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ, बट अभी तो नहीं लेके आ रहा। आप पढ़ती रहिए, बट पहले क्वेश्चन लगाती रहिए। इसे पढ़ने का तभी फ़ायदा है आपका जब आप क्वेश्चन लगाते हो। इसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखते जाइए, वीडियो के साथ साथ आप क्वेश्चनों को भी करिए, तभी कुछ कर पाओगे आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। बिना मेहनत करे कुछ नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और पढ़ती रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर भी करिए, लाइक भी और सब्सक्राइब वगैरह भी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।